सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं साइंस की क्लास जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एसएससी दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, आरआरबी, एनटीपीसी दे रहे हो, ग्रुप डी चाहे देना हो, एएलपी टेक्नीशियन, सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टेट पीसीएस, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी जगह आपको साइंस एंड टेक पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली क्लास को। आपसे पूछा गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, चलिए इससे भी पहले एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर बोलता है कि आपका वर्क डन नेगेटिव है, तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? देखिए 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको वर्क डन का डेफिनिशन पता होना चाहिए। ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और ये डॉट प्रोडक्ट होता है कॉस थीटा का। आपको बता दें कि सबसे पहले कि वर्क हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी ये नहीं है। तो अब अगर हम कॉस थीटा, तो यानी कि फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर हम एंगल की बात करें, तो एंगल मेरे पास अगर 0 डिग्री है, साथ ही साथ 90 डिग्री है और 180 डिग्री है, तो तीनों पर आपको याद रखना है। तो कॉस 0 की वैल्यू अगर आप याद रखेंगे, तो ये होता है 1। अगर आप कॉस 90 की वैल्यू याद रखेंगे, तो ये होता है 0 और कॉस 180 की वैल्यू को अगर आप याद रखेंगे, तो ये होता है -1। अब आइए एक-एक करके देख लेते हैं पहला कंडीशन। तो जो पहला कंडीशन है, यानी कि वर्क डन में कब की बात कर रहे हैं, जब कॉस 0 डिग्री होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एफ डॉट डी, यानी एफ इंटू डी। दूसरा कंडीशन की बात करें तो वर्क डन में अगर हम कॉस 90 लेते हैं, तो जो मेरा वर्क डन आएगा वो 0 हो जाएगा। उसी तरह से तीसरे कंडीशन की अगर हम बात करें, तो जो मेरा वर्क डन आएगा वो एफ डी और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो ये वर्क डन मेरा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस एफ डॉट डी या एफ इंटू डी हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन बनते हैं वर्क डन से संबंधित, चाहे कोई भी परीक्षा हो। तो आपसे पूछा है कि नेगेटिव कब होगा, तो जब आपका एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आइए देखिए आपसे क्या पूछता है। बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं, तो अगर हम सर्कुलर पाथ की बात करें सबसे पहले, मान लेते हैं ये इसका इनिशियल पॉइंट था और फाइनल पॉइंट भी तो यही आएगा ना, यानी यहाँ से चला घूम फिर के कहाँ पहुँच गया, इसी पॉइंट पर पहुँच गया, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है। तो वहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर होता है। तो आपसे पूछा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है सर्कुलर पाथ में, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? तो मैंने अभी बताया कि वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा? 0। यानी इस सवाल का सही उत्तर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 0। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहता है कि एक पर्सन जो है 25 केजी का वेट जो है पिकअप करता है ग्राउंड से और उसको 2.5 मीटर उठाता है ग्राउंड से, और जो हेड है, मतलब हेड के ऊपर रखता है उठा के, और जो जी की वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो दिया हुआ है। तो आपसे बोलते हैं वर्क डन। तो आपको बताया है मैंने वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स वेट के बराबर होता है और ये कितना होता है एमजी के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा एमजी, और अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा एच है तो मैं इसको एमजीएच भी लिख सकता हूँ। तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कैसे बदलता है, ये भी आपको समझ में आ गया। और मैंने ऐसे भी बता रखा है कि अगर किसी हाइट पर, अब मान लीजिए ये व्यक्ति हैं, अब अगर ये अपने सर के ऊपर कुछ बोझा रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया है इन्होंने किसी हाइट पर, तो यहाँ पर जो एनर्जी डेवलप होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, और जो वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा एमजीएच के बराबर। तो एम कितना है 25 है, जी कितना है बोला है 10 बोला है, और जो एच है वो कितना है ग्राउंड से 2.5 मीटर। तो ये 10 से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 25 गुना 25 625 जूल इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन की यूनिट होती है जूल। तो इस सवाल का उत्तर हो गया आपका 625 जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर से ये सवाल सेम टाइप का है। बोलता है कि ऑब्जेक्ट है 5 केजी का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे सवाल को कैसे बनाना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे आपको इस तरह का सवाल करा दिया। तो फिर से आप वर्क डन निकाल सकते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है एमजीएच, अभी तुरंत सिखाया है। अब मास कितना है 5 है, जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये, और साथ ही साथ आपको जो एच दिया हुआ है वो 2 मीटर दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ से इसको हटाइएगा तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 98 जूल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो अब आपको ऐसे सवाल एग्ज़ाम में बन जाने चाहिए। अभी जो आप ये 3 सवाल देखे, ये सीजीएल में भी पूछा गया, एमटीएस में भी, आरआरबी, एएलपी में भी ये सवाल पूछा गया है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके पढ़ते रहिए बस। अब आइए ऐसे सवाल में आप गलती करके आ जाते हैं, अब आप गलती नहीं करेंगे। पहले सीख लीजिए। बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 5 केजी का है,
रेज टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यू टू द फोर्स ऑन। अब देखिए इस लाइन को आपको पढ़ना जरूरी है, वर्क डन ड्यू टू द फोर्स ऑन ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के कारण वर्क डन आपसे पूछा गया है, तो एक ऑब्जेक्ट है जो इसको कि 4 मीटर के हाइट पर रेज कर दिया गया है, तो जब 4 मीटर के हाइट पर इसको रेज किया गया है, तो ये काम ग्रेविटी के अगेंस्ट किया जा रहा है ना, तो यानी कि निश्चित रूप से आपका वर्क डन क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अब आपको यहाँ पर बोल दिया है पहले ही क्वेश्चन में कि जो भी आप वर्क डन कर रहे हैं, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं, यानी कि फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है, और साथ ही साथ आपका डिस्प्लेसमेंट आप लिफ्ट करने के लिए ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है और जो ग्रेविटी है, दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया है? ये 180 डिग्री बन गया, और कॉस 180 डिग्री मैंने समझा के रखा है कि -1 होता है। तो यानी कि अब ये कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, तो ये हो गया कॉस 180 डिग्री, है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस एफ इंटू डी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस फोर्स कितना दिया हुआ है आपके पास, तो फोर्स 5 इंटू जी हो जाएगा, और जी का वैल्यू नहीं दिया है तो आप 10 मान लीजिए, और डी कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 4। तो पंचों के 20, 20 दहा में 200, तो ये कितना हो जाएगा, -200 जूल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको इस तरह से बनाना है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, बोलता है कि ऑब्जेक्ट है, मैंने अब बता रखा है एम, आपको जी अगर बोलता है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी, जी नहीं दिया है, 10 मानिए, हाइट कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 400 जूल। तो अब आपको इस तरह से क्वेश्चन आसानी से बन जाना चाहिए बिना पेन उठाए। चलिए, अगर आज आप बेसिक समझ गए थे जब मैं शुरुआत का क्वेश्चन बता रहा था, तो बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट अकर द वर्क डन बाय द फोर्स इज कंसिडर टू बी निगेटिव। तो मैंने बताया कि अगर फोर्स का डायरेक्शन और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो, तो यानी कि यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा वो 180 होगा, और कॉस 180 जब आप लेंगे तो -1 होता है। तो यानी कि जब फोर्स और डायरेक्शन होगा, उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट है, तो यानी कि तब वर्क डन मेरा निगेटिव हो जाएगा। तो यही आपसे सवाल पूछा गया था, अच्छा सवाल था, आपसे पूछा जा सकता है और भी एग्जाम्स में। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो सबसे पहले आपको कुछ बातें बता दूं फिर से। तो पावर होता क्या है? तो पावर को बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। कुछ भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आप जब पीवाईक्यू को देखेंगे तो जितने भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ सारे की सारे पूछी गई हैं। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है? पावर। अब पावर जो होता है, पावर को अगर हम और भी अच्छे से डिफाइन करें तो ये वर्क डन बाई टाइम होता है। और अगर वर्क डन को बताऊँ तो ये एनर्जी के बराबर होता है, तो एनर्जी बाई टाइम होता है। अब इसकी अब इसकी अगर यूनिट की बात करें तो वर्क डन जूल होता है और टाइम सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड, और 1 जूल का अगर वर्क किया गया है 1 सेकंड में, तो इसको हम बोलते हैं 1 वाट। तो पावर का डेफिनेशन वाट के भी टर्म में आपसे पूछा जा सकता है। अब और क्या आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी समझ लीजिए। तो इस हिसाब से जो इस सवाल का उत्तर है, ये तो कितना हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम हो जाएगा। अब पावर जो होता है वो वोल्टेज इंटू करंट होता है, ये भी बात याद रखिएगा। अब पावर अगर V बराबर आई आर रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। उसी तरह से अगर पावर की एक और यूनिट आप निकालना चाहेंगे तो आई बराबर क्या रख सकते हैं, V बराबर अगर आई आर होता है तो अगर मैं आई की वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो अब अगर मैं V इंटू वी बाई आर रखूंगा तो पावर V स्क्वायर बाई आर भी होता है। तो ये 3 4 5 चीज़ें जो थी, जो मैंने आपको बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब आपको एक हॉर्स पावर याद रखना है, कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस हिसाब से इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं इस अच्छे से सवाल को, आपसे परीक्षा में पूछा गया है। बोलता है कि मोहन है, तो मोहन का मास कितना दिया हुआ है, 40 केजी दिया हुआ है। अब बोलता है कि वो क्लाइंब कर रहा है स्टेयरकेस को, सीढ़ी को वो क्लाइंब कर रहा है, और 50 स्टेयरकेस है, इस तरह का 50 ठो है, और एक को वो समय लगा रहा है 10 सेकंड में, और जो हाइट है वो एक का दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो अब 50 ठो किया है तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 50 गुना 15 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 750 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। अब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग लगाना पड़ेगा, तो 100 से भाग लगाएंगे तो ये आपका 7.5 मीटर आ जाएगा। तो ये देखिए आपका हाइट निकल गया। तो अब मेरे पास पूछा है पावर, तो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन टाइम। अब फोर्स क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट या फिर डी या एच दोनों बराबर ही है।
तो मास कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। ग्रेविटी बोला है आपसे लेने के लिए क्या? नहीं बोला है, तो मैं 10 ले लूँगा। अब डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट कितना मैंने निकाला? 7.5 निकाला। और टाइम कितना लगा था इसको? तो ये 10 सेकंड लगा था। तो ये नीचे कितना आ गया? 100, ये चला गया आपका दोनों से, तो ये 75 गुना 4 कर दीजिए, तो 7 चौक 28 और 5 चौके 20, तो 300 वाट। याद रखिएगा, तो इसमें पावर कितना जनरेट किया? 300 वाट का पावर जनरेट किया। तो याद रखिएगा कि ऐसे सवाल में आपको फँसना नहीं है, और ज़्यादातर ऐसे सवाल अच्छे एग्ज़ाम्स में पूछे जाएँगे आपसे। सीजीएल हो गया, एएलपी टेक्नीशियन हो गया, आरआरबी जेईई हो गया, ऐसे एग्ज़ाम्स में आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगर अगला सवाल आपसे पूछा जाए कि अगर कोई बॉय है जो कवर करता है एक डिस्टेंस को 20 मीटर का, जो 600 न्यूटन फोर्स वहाँ पर बल दिया हुआ है, 4 मिनट का समय लगता है, तो पावर कितना कंज़्यूम किया? तो अभी बताया मैंने, पावर वर्क डन अपॉन टाइम होता है, और वर्क डन क्या होता है आपका? फ़ोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और अपॉन टाइम होता है। तो फ़ोर्स आपका 600 न्यूटन का दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट आपको 20 मीटर दिया हुआ है, और समय 4 मिनट लगा है, तो आपको सेकंड में बदलना ही पड़ेगा। तभी आप एसआई यूनिट वाट में लिख सकते हैं। तो 4 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 10 बार में जाएगा, और ये कितना जाएगा? 5 बार में, तो 10 पचे 50। तो अब ये आ जाएगा 50 वाट, क्योंकि वाट होता है जूल पर सेकंड, इसलिए मिनट को सेकंड में बदलना ज़रूरी है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आप देखेंगे तो अभी मैंने तुरंत आपको समझाया था कि 50 केजी मास लेकर एक लड़का 40 स्टेयर चढ़ता है 9 सेकंड में। अगर हाइट ऑफ ईच स्टेयर इज 15 सेंटीमीटर, अगर बोलता है कि हाइट जो है हर एक स्टेयर का 15 मीटर है, तो आपसे बोलता है कि पावर कितना हो जाएगा? अगर जी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आइए बढ़ते हैं इस सवाल को बनाने के लिए। तो पावर अभी मैंने बताया वर्क डन अपॉन टाइम होता है, और वर्क डन mgh होता है, पहले के सवाल में मैंने समझा दिया है। अब मास कितना दिया हुआ है? 50, अब जी कितना दिया हुआ है? 10, एच कितना निकलेगा? तो याद रखिए 40 स्टेयर है, ठीक है? तो 40 स्टेयर और एक स्टेयर 15 मीटर का है, तो कितना हो जाएगा? 600, यानी टोटल हो गया 600 मीटर। तो मेरे हिसाब से ये नहीं दिया होगा, मीटर नहीं देना चाहिए, यहाँ सेंटीमीटर ही आप लिख लीजिए, 15 सेंटीमीटर है, और इसको भी सेंटीमीटर कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर, और इसको आप भाग लगा दीजिए 6 से, यानी कि 6 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 गुना 10 गुना 6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई टाइम इसको कितना लग रहा है? तो टाइम लग रहा था 9 सेकंड का। तो अब आप इसको निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 3 तिरी 9, 3 दूना के 6। अब ये कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10। अब ये 10 आ गया, बाकी 2 शून्य और भागा 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 333.333, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो गया। देखिए पीछे से कोई चेंज भी ज़्यादा नहीं किया गया है, चेंज 15 सेंटीमीटर भी वही है, आप ध्यान रखिए। यानी एग्ज़ामिनर ने क्या किया? स्टेयर की स्टेप्स को घटा दिया बस, ज़्यादा काम वही किया, और टाइम को जो है 9 सेकंड कर दिया है। तो देखिए सवाल बार-बार ऐसे ही घूम फिर कर आपके एग्ज़ाम्स में आएँगे, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। देखिए कैसे सवाल को हार्ड बना दिया जाता है। अब ये सवाल में कई लोग फँस जाएँगे, बोलता है कि आपको फिज़िकल क्वांटिटी बताना है। याद रखिएगा कि नेम द फिज़िकल क्वांटिटी दैट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ़ोर्स एंड वेलोसिटी। अब फ़ोर्स एंड वेलोसिटी कुछ नहीं होता, पहले ध्यान से समझिए। अब फ़ोर्स और वेलोसिटी दिया हुआ है। अब फ़ोर्स वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया, तो ऊपर क्या बच गया आपका? फ़ोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और फ़ोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मैं बार-बार बता रहा हूँ, वर्क डन होता है। अब ये कितना आ गया? वर्क डन अपॉन टाइम, और ये किसके बराबर होता है? तो पावर के बराबर होता है। तो देखिए कितना घुमा-फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए समझते हैं इस सवाल को। बोलता है 40 किलो की गर्ल है, जहाँ पर क्लाइंब करती है वो 5 मीटर हाइट के स्टेयर को 4 सेकंड में। तो आपसे पावर पूछा गया है, तो पावर मैंने बता रखा है कि वर्क डन अपॉन टाइम होता है। अब वर्क डन कितना हो जाएगा आपका? mgh अपॉन टाइम हो जाएगा। तो m कितना है? 40, g कितना है? 10, नहीं दिया हुआ है तो 10 आप मान सकते हैं, और उसके बाद हाइट कितना दिया हुआ है? 5 मीटर दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है? 4 सेकंड, तो 4 दहा में 40, 10 दहिया 100 पचे 500, यानी कि 500 वाट इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, और ये सवाल आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। अब आइए, अब आपसे बन जाना चाहिए, मैंने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं। फिर से वही सवाल स्टेयर से संबंधित है, तो एम हो गया, जी आपके पास दिया हुआ नहीं है, तो आप ले लीजिए 10, और एच कितना हो जाएगा आपका? तो 45 स्टेयर है, और एक स्टेयर 16 का है, और नीचे 100 से आपको भाग लगाना पड़ेगा, और टाइम भी नीचे 10 दिया हुआ है, तो 10 से 10 को कैंसिल आउट कीजिए, ये हो गया 2, ये हो गया 8। अब कितना हो जाएगा? 8 पचे 40, और 8 चौके 32 और 4 36, तो 360 वाट। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा।
तो चलिए आज साइंस की क्लास यहीं तक रहेगी। आशा करता हूँ कि आपको जो क्लास है वो अच्छी लग रही होगी और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से आपकी समझ भी विकसित कर रही होगी। मैं आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज़ पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाए और आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम में जो साइंस का फिज़िक्स का भी पार्ट है, उससे क्वेश्चन ना छूटे। इसलिए अगर आप पीछे के सेशंस को नहीं देख रहे हैं, तो उनको देखते हुए आइए ताकि क्योंकि मैंने पीछे थ्योरी भी पढ़ा रखा है, मैं यहाँ पर भी थ्योरी आपको बताता हूँ, साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ भी। लेकिन फिर भी आप पीछे के सीरीज़ को देखते आएँगे, तो आपकी बहुत अच्छी समझ विकसित हो जाएगी, जिससे आपको एग्ज़ाम निकालने में, पर्टिकुलर साइंस सेक्शन में स्कोर करने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और एग्ज़ाम निकालने के लिए अगर आप पर्टिकुलर केवल एक सेक्शन पे फ़ोकस करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन आप अगर इक्वली फ़ोकस करते हैं किसी सब्जेक्ट पर, तो आपके एग्ज़ाम निकलने के चांसेस 100% हो जाते हैं। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण ये है कि मान लीजिए मैथ्स में आपको 25 में से 5 सवाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन साइंस आपने पढ़ रखा है अच्छे से और आप 25 में से 22 बना ले गए। रीज़निंग में आप 25 में मान लीजिए सब लोग 20 बना रहे हैं, अच्छा बना लिया, आपने 23 बना लिया, तो वो 3-2 सवाल जो है ना 3 और 2 मिलके 5 आपको मेकअप करा देगा आपको कट ऑफ क्रॉस कराने में। तो इस बात को ख़्याल रखिएगा तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, यही सारी बातें आपको सिखाते रहता हूँ। तो आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सरकारी नौकरी लेते रहिए। धन्यवाद।